हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगी शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक बार यूरोप जा चुकी हूँ शेंगन वीज़ा के साथ। तो ये मेरा दूसरी बार मैंने अप्लाई किया है एंड मैंने एक ही साल के अंदर दूसरी बार अप्लाई किया था एंड इस बार मुझे 6 महीने की वैलिडिटी का वीज़ा मिला है, जिसमें से मैं 3 मंथ वहाँ पर रह सकती हूँ। तो हाँ, तो फिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इस बार मैंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए एंड मतलब कितनी जल्दी सारा प्रोसेस हुआ एंड क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी, कुछ एक्स्ट्रा थी कि नहीं एंड ऑल दी अदर थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शेंगन वीज़ा, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मैं बता देती हूँ कि शेंगन वीज़ा से आप कुछ 26 से 30 कंट्रीज़ घूम सकते हैं। शेंगन एरिया का एग्रीमेंट है एंड आप कोई भी एक कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं एंड वंस आप अप्लाई कर लोगे वहाँ से, अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वाला शेंगन वीज़ा है तो आप बाकी शेंगन एरियाज़ में भी घूम सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये मैंने दूसरी बार अप्लाई किया है। पहली बार जब मैंने अप्लाई किया था वो था फरवरी 2022 में एंड तब मैंने अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड से। अगर आपको वो वीडियो जानना है कि उसमें मैंने क्या किया था एंड थोड़ी और डिटेल्स जाननी है तो मैं नीचे लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड से एंड मैंने 45 डेज़ का वीज़ा मांगा था, 1.5 महीने का। तो उन्होंने मुझे 50 डेज़ का वीज़ा दिया था विद द वैलिडिटी ऑफ लाइक दो महीना टाइप्स, कि 2 महीने के पीरियड के अंदर मैं 50 डेज़ रह सकती हूँ शेंगन एरिया में। एंड जब मैंने फरवरी 2022 में अप्लाई किया था तब मुझे स्लॉट्स बहुत ईजिली मिल गए थे स्विट्ज़रलैंड के। लाइक जैसे समझ लो अगर मैं आज देख रही हूँ तो मुझे अगले हफ्ते का स्लॉट मिल रहा था, इस हफ्ते के भी मिल रहे थे बट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो जैसे अगर आज मैं देख रही थी तो मैंने फिर अगले वेडनेसडे का टाइप का ले लिया था ताकि मैं जल्दी से अप्लाई करके एंड वीज़ा मिल जाए। एंड जिस दिन मैंने अप्लाई किया था, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट की थी, उसके 3 वर्किंग डेज बाद ही मुझे वीज़ा मिल गया था। फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं अप्लाई कर रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, क्योंकि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ / ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो मेरा उसमें उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो मैं उनको पे स्लिप्स और सैलरी स्लिप्स ये सब नहीं दिखा पाती और इसलिए मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े डिफरेंट थे। एंड सिंस मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है तो मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। इन सब की वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया था क्योंकि उनको चेक करना था कि मतलब मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है विजिट करने का एंड मैं इलीगली वहाँ पे स्टे तो नहीं करूँगी। तो दे कॉल्ड मी, उन्होंने थोड़े एडिशनल क्वेश्चन पूछे कि आप क्या करते हो, आपको क्यों घूमना है। जो ऑफिशियल थे, वीज़ा ऑफिशियल, वो बहुत ही स्वीट थे एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। ही इज़ लाइक हाँ, आई अंडरस्टैंड आपको घूमने का शौक है एंड हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग ही हमारे कंट्रीज़ में आएँ। एंड बट उन्होंने बोला था कि आपका एप्लीकेशन थोड़ा वीक है क्योंकि मैं सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो उनको थोड़ा डाउट रहता है कि मैं वापस अपने कंट्री में आऊँगी कि नहीं आऊँगी। एंड मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी नहीं है तो वो भी थोड़ा उनको रहता है। बट उन्होंने मुझसे थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे जनरली 3 मंथ्स का पहले सबमिट किया था, उन्होंने मुझसे 2 साल के बैंक स्टेटमेंट्स मांगे सेंड करने को। एंड उन्होंने मुझसे और भी चीज़ें मांगी कि जब मैं पिछले कंपनी में काम करती थी तो उसका अगर मेरे पास रिलीविंग लेटर हो तो मैंने वो सेंड किया था उन्हें। हाँ, तो उन्होंने ये सब मांगा था और उसके बाद फिर मुझे वीज़ा मिल गया था। तो इस बार फिर मैंने स्विट्ज़रलैंड से नहीं अप्लाई किया है, इस बार मैंने चेक रिपब्लिक से अप्लाई किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा था कि ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा ईजिली दे देती हैं वीज़ा, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग ऐसे इलीगली इमिग्रेट करने को नहीं आते हैं। बट जैसे दूसरी कंट्रीज है, जैसे आपका फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पे लोग वर्क के लिए जाते हैं और स्टूडेंट वीज़ाज़ पे जाते हैं, तो उनके पास वैसे ही बहुत एप्लीकेशंस होती हैं एंड ये कंट्रीज़ काफ़ी पॉपुलर हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, तो वो लोग थोड़े रिजेक्शन भी ज़्यादा मतलब हाई रहता है उन लोगों का। तो इसलिए मैंने इस बार चेक रिपब्लिक से किया था एंड क्योंकि मुझे चेक रिपब्लिक घूमना भी था, मैंने सोचा इस बार अपनी इटनरी में थोड़ी यूनिक कंट्रीज रखूंगी इंस्टेड ऑफ द पॉपुलर वन। सो चेक रिपब्लिक का बेसिकली मैंने नवंबर में देखा था, स्लॉट्स मैं देख रही थी ऐसे रैंडमली एंड मुझे दिसंबर का स्लॉट मिल रहा था, तो मैंने दिसंबर 29 का स्लॉट ले लिया जो लास्ट डेट था उसका। एंड मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं अप्लाई करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि बीच में मेरा मूड था कि मे बी नहीं जाना चाहिए यूरोप, काफ़ी पैसे लगते हैं। बट देन फिर एक हफ्ते पहले आया लाइक ठीक है
अप्लाई कर ही लेते हैं, क्योंकि जब तक मैं बार बार अप्लाई नहीं करूँगी तब तक मुझे 1 साल का या 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिलेगा, एंड दैट्स माई गोल बेसिकली, क्योंकि दैट मेक्स ट्रैवलिंग अ लॉट मोर ईजियर फॉर यू। एंड US वीज़ा के तो वैसे भी हमें पता है अपॉइंटमेंट वेट बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, तो वो ऑप्शन था नहीं, तो लाइक ठीक है दोबारा शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेती हूँ। एंड मैं काफ़ी नर्वस भी थी, क्योंकि वीज़ा में आपको कभी श्योरिटी रहती नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बस होप कर रही थी कि मिल जाए। एंड मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए थे, सिंस मैं पहले भी कर चुकी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बार डाउट नहीं था कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कि नहीं करने हैं। एंड इनफैक्ट मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करके आई थी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दे दो कोई इशू नहीं है, कम पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा हमेशा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे एज अ फ्रीलांसर, एंड और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मुझसे मांगी थी या फिर जो भी कुछ हुआ है, तो हाँ वो आप नेक्स्ट सेक्शन में देखिए। सो जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है, जैसे मैंने बोला कि मैंने 29 दिसंबर का अपॉइंटमेंट लिया था 2022 का। एंड चेक रिपब्लिक के लिए जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हो तो आपको VFS का फ़ीस ऑनलाइन ही पे करना होता है, जो कुछ 1150 रुपये के अराउंड था। मतलब इसके बाद फिर आपको VFS फ़ी नहीं पे करना है, तो मैंने वो पे कर दिया था, मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया था। एंड अब बारी आई थी कि डॉक्यूमेंट्स मुझे जो इकट्ठा करने थे, तो जो मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो तो एक होता है आपका पासपोर्ट, जो जिसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। एंड आपको फ़ोटोकॉपी दिखाना होगा फर्स्ट और लास्ट पेज का अपने पासपोर्ट का। एंड अगर आपके पास कोई शेंगन वीज़ा था तो उसका भी फ़ोटोकॉपी आपको ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके फ़्लाइट टिकट्स। तो लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने एक्चुअल फ़्लाइट टिकट्स दिखाए थे, बट इस बार मैंने डमी टिकट्स दिखाए थे। मैंने visareservations.com यूज़ किया था अपने फ़्लाइट टिकट्स के लिए। उन्होंने कुछ $30 चार्ज किया था, एंड मेरी टू एंड फ्रो की फ़्लाइट दिख रही थी। एंड मैं उसका जब PNR भी चेक कर रही थी लुफ्थांसा के एयरलाइंस के वेबसाइट पे, तो वो दिख रहा था, तो वो वैलिड था, और वो 2 हफ्ते तक वैलिड रहता मेरा PNR नंबर। तो मैंने डमी फ़्लाइट टिकट्स ऐड की थी इस बार। एंड मेन चीज़ ये थी कि मैंने कवर लेटर में ये नहीं बोला था कि दिस इज़ माई कन्फर्म फ़्लाइट टिकट्स, मैंने बस ये मेंशन किया था दिस इज़ द फ़्लाइट टिकट इटनरी, क्योंकि वो हमेशा आपसे फ़्लाइट इटनरी ही मांगते हैं कि फ़्लाइट इटनरी, क्योंकि उनको भी पता है अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे जाएंगे। तो अगर आप एज लॉन्ग एज आप सच्ची में ये मेंशन करो कि ये है आपकी फ़्लाइट इटनरी, तो इट्स फाइन। अगर जहाँ आपने बोल दिया कि ये आपका कंफर्म फ्लाइट टिकट्स है और आप डमी टिकट्स करोगे तो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ सच सच बतानी है उनको, ठीक है। फिर होटल बुकिंग दिखानी थी, वो मैं हमेशा booking.com के थ्रू दिखाती हूँ, तो वो मैंने दिखाई थी। क्योंकि मैं 2 महीने का अप्लाई करी थी इस बार, तो मैंने 2 महीने के हर दिन के लिए दिखाया था। बीच के मैंने एक नाइट छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि उस दिन ट्रैवल का रखूँगी तो बसेस ओवरनाइट जर्नी होगी। बट जब मैं सबमिट करी थी अपने एप्लीकेशन VFS पे, तो उन्होंने बोला कि आप या तो ये वाले एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनको ईमेल कर दो। एंड उन्होंने एक मुझे फॉर्म भी दिया था वहाँ पे फिल करने को, जिसमें मेंशन था कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच नहीं किए हैं, और उसके सामने मुझे रीज़न भी लिखना था क्यों नहीं किए हैं। तो मैंने उसमें मेंशन कर दिया था कि ये डेट्स के मैंने होटल्स अटैच नहीं किए हैं, क्योंकि मैं इस दिन ट्रैवल कर रही होंगी ये कंट्री से दूसरी कंट्री को, या फिर ये सिटी से दूसरी सिटी को। और इसमें हाँ मैंने बाकी भी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं अटैच किए थे, जैसे मैंने GST रजिस्ट्रेशन नहीं अटैच किया था, और अपना पे स्लिप सैलरी स्लिप्स ये नहीं किया था। तो इसमें भी मैंने मेंशन कर दिया था कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने सबमिट नहीं की थी वो है इंटरनल ट्रैवल बेसिकली, क्योंकि कहीं कंट्रीज़ में वो मांगते हैं कि आप उनको इंटरनल ट्रैवल दिखाओ, जो भी फ़्लाइट्स आप बुक कर रहे हो शेंगन एरिया में और, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया था कि मैं यूरेल पास खरीदूंगी वीज़ा जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मुझे पैसे अभी थोड़ी ना सारे लगाने थे अगर वो रिजेक्ट कर दे। तो हाँ, तो ये सब जो फॉर्म जो चीज़ आप नहीं सबमिट कर रहे हो उसके लिए वो चेक रिपब्लिक वाले आपको एक फॉर्म देते हैं VFS वाले, और उसमें आपको ये सब फिल करना होगा, साइन करना होगा, डेट करना होगा। एंड उसमें एक ईमेल भी होता है
मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ईमेल। ऑल्दो जब आप वो फॉर्म फिल कर रहे होगे वहाँ पे तो वो आप उसका फ़ोटो ले ही सकते हो। एंड वो बोलते हैं कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस कर रहे हो जो आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, तो वो आप इस ईमेल आईडी पे उनको सेंड कर दो अपने नाम और पासपोर्ट के साथ। तो बेसिकली उनको फिर रिवर्ट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने ऑलरेडी पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए होंगे। तो वो भी मैंने किया था, जो भी होटल्स के उन्होंने मुझे बोले थे कि ये डेट्स के लिए भी आप बुक करके भेज ही दो, तो मैंने वो कर दिया था। मैंने घर पे आई थी और मैंने booking.com से उन डेट्स के लिए भी मैंने बुक कर लिए थे होटल्स, एंड फिर मैंने उन्हें ईमेल में सारे बुकिंग कंफर्मेशन भेज दिए थे। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। जनरली 3 मंथ्स का टेस्टेड होता है, बट मैं सेफ साइड के लिए 6 मंथ का टेस्टेड वाला लेके गई थी अपने दोनों बैंक अकाउंट्स का। एंड मैंने कुछ 4 लाख दिखाए थे अपने अकाउंट में, बिकॉज जो उनका डेली था उसके हिसाब से मेरे पास 2 महीने के लिए कुछ 3,25,000 होने चाहिए थे अकाउंट में। तो इट्स ऑलवेज सेफ़र कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिखाओ अपने बैंक में, क्योंकि फिर इससे उनको पता रहता है कि हाँ, अगर आपके पास के पैसे कम नहीं पड़ेंगे और आप वहाँ पे इलीगली काम नहीं करोगे। फिर ITR 2 साल का दिखाना होता है, तो ये ITR या तो आप एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ऐड कर सकते हो। एंड ITR बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप विदाउट ITR शेंगन वीज़ा बहुत मुश्किल है आपको मिलना। आता है कवर लेटर और टूर इटनरी। तो जैसे मैंने बोला, कवर लेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कवर लेटर में जितना डिटेल में आप मेंशन करोगे सारी चीज़ें और सच्ची लिखोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके। मैं दोनों बारी में यही नोटिस किया है, मैं पूरी डिटेल में लिखती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है वहाँ पे, एंड मैं जनरली इतने टाइम के लिए क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैं जनरली बाकी कंट्रीज़ में भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती हूँ। थाईलैंड में मैं 2 महीने रही थी, उससे पहले लास्ट ईयर 2022 में भी मैं टर्की में 1.5 महीना रही थी, फिर मैं यूरोप में भी 1.5 महीना रही थी। तो मैंने वो सब मेंशन कर दिया था कि मैं थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन का मांग रही हूँ। एंड मुझे मतलब वर्ल्ड टूर करना है, तो इसलिए मैं न्यू कंट्रीज़ में ट्रैवल करती रहती हूँ। एंड टूर इटनरी ऑब्वियसली मैंने डे बाय डे सारे 2 महीने की पूरी डिटेल में दिखाई थी कि ये डेट को मैं इधर से इधर मूव करूँगी, ये डेट को मैं इधर रहने वाली हूँ, ये डेट को मैं डे ट्रिप्स करने वाली हूँ इधर के लिए। तो जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना आप सिंसेयर लगेंगे उन्हें, एंड उतने आप मतलब उनके डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी फैमिली है या कुछ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मेरी मम्मी रहती हैं यहाँ पे, तो मैंने मेंशन किया था कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही दिल्ली में रहती हूँ, एंड कि तो यही मेरा घर है पिछले 25-30 सालों से, एंड मैं बस घूमने के लिए जाती हूँ बाहर, एंड वापस फिर मैं अपनी मम्मी के पास ही वापस आ जाती हूँ। तो इससे उनको वही रहता है कि आप वापस आओगे अपने कंट्री में, आप भाग नहीं जाओगे कहीं पे। तो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना लिखिएगा। प्लीज़ 4 लाइन के कवर लेटर मत लिखिएगा कि मुझे इधर जाना है इधर जाना है। आपको बताना होगा आपको क्यों जाना है, और मतलब अगर आप पैशनेट हो गए अपने कवर लेटर में तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका अप्रूव कर लेंगे, या फिर आपको एक बार कॉल कर लेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए। आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको अपने पे स्लिप्स दिखाने होंगे, आपको NOC चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयर से, एंड ITR तो है ही, ठीक है। तो NOC क्या है कि आपको नो ऑब्जेक्शन है, मतलब लीव्स का कोई इशू नहीं है। आपके एम्प्लॉयर जो है वो आपको लीव्स दे रहे हैं इतने दिन के, एंड उसके बाद ही आप घूमने आए हो, एंड आपकी जॉब नहीं चली जाएगी पीछे से तो दैट इज़ बेसिकली फॉर दैट। अगर आप बिजनेस ऑफिशियल हो देन ऑब्वियसली आपको आपका GST सर्टिफिकेशन दिखाना, रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा उन्हें, एंड आपको अपने जो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स भी अटैच करके दिखाने होंगे उन्हें। और जो भी कवर लेटर आप देखोगे वो आपके बिजनेस लेटर हेड पे होना चाहिए। बाकी अगर आप मेरी जैसे फ्रीलांसर हो या ट्रैवल ब्लॉगर या कुछ हो, तो फिर वही आपके कवर लेटर में आपको ये सब मेंशन करना होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे सकते हो। हमारे लिए फिर वही हो जाता है, ITR इंपॉर्टेंट है और बैंक स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एंड कवर लेटर इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के लिए आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड उसकी मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट 30,000 यूरोज़ होनी चाहिए। दिस डजंट मीन कि आपको 30,000 यूरोज़ पे करने हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के, बट उसका मतलब आपको इतना वैल्यू मिलना चाहिए बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। वर्थ है बेसिकली इसका। तो जनरली मैं रिलायंस रेलीगेयर वाला ले लेती हूँ, या फिर मैं पिछले 1 साल से टाटा AIG वाला ले रही हूँ, वो बेस्ट लगता है मुझे। तो आप वो ले सकते हो अगर आपको लेना है तो।
आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ 1500 से 3000 तक का में मिल जाएगा, डिपेंडिंग आपका ड्यूरेशन कितना लंबा है ट्रैवल का। मेरा जनरली लंबा रहता है तो मेरा कुछ 4-5 हज़ार लग जाते हैं, बट ये 4-5 हज़ार बेसिकली 4-5 महीने के लिए वैलिड रहते हैं, तो इट्स फाइन फॉर दैट। एंड ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप नहीं लेके जाओगे एंड कुछ भी ऐसे मिसहैप हो जाता है, आपका बैगेज लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट कंपनसेशन मिल जाएगा अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। अगर नहीं है तो फिर आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ें और भी जो आपको सबमिट करनी होंगी वो है ऑफ कोर्स फिल्ड अप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ढंग से फिल करिएगा, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन करिएगा। जहाँ पे स्टे का वो पूछते हैं, आप फर्स्ट जो मेजर आपका स्टे है उसके डिटेल्स लिख सकते हो इसमें, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर जो भी आप वीज़ा एप्लीकेशन में फिल कर रहे हैं, ये एंट्री नहीं बट लाइक आपका स्टे डिटेल्स, वो उस कंट्री का हो जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप चेक रिपब्लिक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सबसे ज़्यादा स्टे चेक रिपब्लिक में ही दिखना चाहिए आपके इटिनरी और बुकिंग सब में। एंड जहाँ तक एंट्री की बात है, आप एंट्री में कोई भी पोर्ट डाल सकते हैं। मैंने फ़्लाइट टिकट्स जर्मनी का दिखाया था, एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से एंटर कर रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप सबसे ज़्यादा टाइम जो कंट्री में आप बोल रहे हैं वहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन के अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी, उनके डायमेंशंस वगैरह ये मेंशन होता है ऑलरेडी चेकलिस्ट में। आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं VFS की वेबसाइट से। मैं VFS की वेबसाइट भी नीचे लिंक कर दूँगी। तो ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो गए। एडिशनल में तो आप जो भी आपको चाहिए आप दे सकते हो। जैसे मेरे पास फ्रीलांसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स थे एंड जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ मैं रिमोट काम करती हूँ, तो वो सभी मैंने अटैच कर दिया था उसके साथ। एंड हाँ, अब आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। उसके बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी लेके जाना है एंड चेकलिस्ट का भी एक फ़ोटो मतलब एक प्रिंट आउट लेके जाना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप VFS में लेके जाएंगे। एंड वहाँ पे आपको एंट्री पे एक टोकन मिलेगा। टोकन के बाद आप सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाइए। वो आपसे एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है साइन करवाने को वो वहीं पे करवा लेंगे। एंड फिर आपको वहाँ पे पेमेंट करना होगा काउंटर पे, जो मुझे कुछ 6800 वहाँ पे करना था विद GST एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने 1150 का VFS फ़ी तो ऑलरेडी पे कर दिया था। तो ये सिर्फ आपका शेंगन वीज़ा फ़ी था। तो वहाँ पे करने के बाद फिर वो आपको दोबारा बायोमेट्रिक में भेजते हैं। एंड हाँ, ये नई चीज़ है कि आपको हर बार वो बायोमेट्रिक में भेजेंगे। पहले होता था कि अगर आपने एक बार बायोमेट्रिक दे दिया तो 5 साल तक देने की ज़रूरत नहीं है, बट इस बार उन्होंने मुझसे दिलवाया, इवन तो मैं 1 ही साल के अंदर दोबारा अप्लाई कर रही थी। तो हाँ, तो वो बायोमेट्रिक के लिए आपको भेजेंगे। वहाँ पे वो सब जब हो जाएगा तो आपको वो बोलेंगे जाने को, एंड आपको एक रिसिप्ट जैसा मिल जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा एंड बाकी सब डिटेल्स लिखी होंगी। जब आप पिकअप करने आओगे तो आपको यही एप्लीकेशन रिसीप्ट दिखानी होगी उनको, एंड आपको एक अपना फ़ोटो आईडी का फ़ोटो कॉपी उनको सबमिट करना होगा। तो वो ये सब देखेंगे, फिर आपको एक उस पर साइन करवाएंगे, मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म पे कि आपने कलेक्ट कर लिया अपना पासपोर्ट, एंड आपको पासपोर्ट मिल जाएगा आपके। वो एक एनवेलप सॉर्ट में वो देते हैं। तो चेक रिपब्लिक का रेड एनवेलप में था। फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि मे बी ये रिफ्यूज्ड पाइल है बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कंट्रीज़ का ब्लू एनवेलप में होता है एंड कुछ कंट्रीज़ का रेड एनवेलप में होता है, जितना मैंने नोटिस किया था उस दिन। तो जब आपको एक बार मिल जाएगा आप अपना पासपोर्ट खोल के चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जहाँ तक प्रोसेसिंग टाइम की बात आती है तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। जैसे मैंने बोला 29 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया था एंड 6 जनवरी को मुझे मैसेज आ चुका था कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो 6 एक्चुअली फ्राइडे था एंड मुझे कुछ 2:30-3 बजे के राउंड ये मैसेज आया था। तो मैं उस दिन तो कलेक्ट नहीं कर पाई थी, तो मैं मंडे को सुबह 9 बजे गई थी। तो दूसरी चीज़ है टाइमिंग्स पे आते हैं। तो आपको सुबह 9 बजे से स्लॉट मिल जाएगा सबमिट करने के लिए आपका वीज़ा एप्लीकेशन। मैंने सुबह 9 बजे का ही लिया था एंड मैं 10-15 मिनट पहले पहुंच गई थी वीज़ा सेंटर पे। तो मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट थी जो अप्लाई कर रही, मतलब सबमिट कर रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा बेसिकली 10 बजे तक पूरा काम ख़त्म हो चुका था, मैं घर पर पहुँच चुकी थी वापस काफ़ी पास था। एंड कलेक्शन के लिए भी जो टाइम है वो है 9 से 5
9 से 4 या 9 से 5 के बीच में होता है। एंड अगेन मैं सुबह जल्दी चली गई थी, मैं 9 बजे चली गई थी, तो मेरे को कलेक्शन में भी ज़्यादा टाइम लगा था, आधा घंटा मुश्किल से लगा था। एंड देन आई वॉज बैक होम। तो अगर आप सुबह जल्दी करके आ जाएंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं होने वाला है वहाँ पे। तो यही था दोस्तों, यही बेसिकली पूरा प्रोसेस था जैसे मैंने आपको बताया। एंड ये मेरा, जैसे मैंने बोला, ये मेरा दूसरा वीज़ा था। मैंने 2 महीने का मांगा था, बट उन्होंने मुझे 3 महीने का दे दिया है। एंड इसकी वैलिडिटी 6 महीने में है, तो मैं 6 महीने में टोटल 3 महीने रह सकती हूँ शेंगन एरिया में। एंड मल्टीपल एंट्री है, तो मैं वापस आके फिर वापस जा सकती हूँ, एज लॉन्ग एज मैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह रही हूँ। अगर आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स ढंग से सबमिट करेंगे एंड सिंसियरली सब कुछ सबमिट करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, अनलेस आपका लक बहुत बुरा है। क्योंकि आई एग्री, कभी कभार वीज़ा में थोड़ा लक भी होता है, बट वही है कि हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स ढंग से सबमिट करें एंड सब कुछ ढंग से फिल करें। अगर आप चाहते हो कि मैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं शेंगन का, उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं फिर उस पर भी काम करूँगी एंड मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हैं शेंगन वीज़ा के बारे में, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड ही पूछेगा, क्योंकि मैंने बाकी कोई टाइप का वीज़ा अप्लाई नहीं किया अभी तक। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके, बाय।